Hello student, welcome back to my channel Curious Brain Physics. My name is Pratik Rajput and I am your physics teacher. तो आज हम देखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वेक्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। कैसे? मैंने ये वेक्टर एक ड्रॉ किया ए वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया बी वेक्टर। अगर ये जो आपके पास व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हो, अगर ये एक एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस माना, ये वाई एक्सिस माना, तो ये जो दो वेक्टर आप देख रहे हो ये एक्स वाई प्लेन में होंगे, तो ये कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं और वो एक्स वाई प्लेन है ये। अगर ये दो वेक्टर की बात करूं मैं, आप ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर, तो इनसे भी एक प्लेन पास हो सकता है। अब वो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स कुछ भी हो सकता है। तो दो वेक्टर आप कोई भी दो वेक्टर अगर आप लेते हो तो वो कोप्लेनर होंगे। ये इस तरह से मैंने लिया, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो ये जो वेक्टर है ये जेड एक्सिस में है और एक वेक्टर इस प्लेन में है ये ए और ये हमने माना अब हमारा बी है। तो आप देख सकते हो ये एक्स ये इस प्लेन में है, किसमें है? एक्स और वाई, और ये जेड एक्सिस में है और यहां से एक प्लेन पास होगा जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर लाई करेंगे। अगर ए वेक्टर की बात की जाए तो ये एक्स वाई प्लेन में है और इस वेक्टर की बात की जाए तो ये जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट होता है। पर एक प्लेन ऐसा आप पास कर सकते हो जो जिसके अंदर ये दोनों वेक्टर होंगे, ए वेक्टर और ये वाला, इस तरह से वो प्लेन पास होगा, इस बोर्ड को क्रॉस करते हुए जाएगा प्लेन। तो जरूरी नहीं है वो प्लेन एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स हो, उनके बिटवीन भी कोई और प्लेन हो सकता है, इन बिटवीन भी कोई प्लेन हो सकता है। एग्जैक्ट एक्स वाई जेड इनमें से कोई प्लेन हो जरूरी नहीं। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। दो वेक्टर जब भी आप लोगे तो वो कोप्लेनर होंगे। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, वेक्टर इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप वेक्टर कब बोलोगे? जब उसमें मैग्नीट्यूड होगा, उसमें डायरेक्शन होगी, साथ ही साथ वो फॉलो करेगा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो आप देख सकते हो, पर ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे पता करें कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है या नहीं? तो आज हम देखने वाले हैं उसका मैथमेटिकली जो इक्वेशन है वो क्या होती है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की कैसे फाइंड करते हैं कि ये चीज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है या नहीं। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रिक करंट कि जो फॉलो नहीं करता लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। चलिए आइए देखते हैं। ये एक वायर है जिसमें I1 इलेक्ट्रिक करंट है और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इस वायर में I2 करंट है जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यहाँ पर थर्ड वायर है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा इसके और इसकी वजह से, I1 और I2 की वजह से, तो इस एंगल थीटा पर डिपेंड नहीं करता। ये इन दो वायर के बीच में जो एंगल है थीटा, वो डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक करंट के को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं किरचॉफ करंट लॉ। तो वो ये कहता है कि आप इस इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, जैसे स्केलर क्वांटिटीज को आप ऐड करते हो उसी तरह से दोनों को ऐड किया तो ये जो वायर है तीसरा वायर, इसमें इतना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसकी डायरेक्शन भी है, आप देखिए I2 इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी है, इसका I2 मैग्नीट्यूड है, इसका I1 मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। फिर क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको तो पढ़ाया गया है कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो, ऐसा नहीं है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड होना तो कंपलसरी है, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? उसमें एक यूनिट होगी और एक क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी के साथ अगर यूनिट है तो उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड होगा स्केलर क्वांटिटी के लिए। डायरेक्शन भी अगर होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक उसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे जब तक उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है।
अगर तीसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर गया कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, तब आप बोलोगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी क्वांटिटी को ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलना जब तक कि तीन कंडीशन को फॉलो ना हो। तो अब मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ये तो मैंने एग्जांपल से आपको समझाया कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी कैसे नहीं है, इसके लिए मतलब वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि वो इस थीटा पे डिपेंड नहीं करती। अगर वो थीटा पे डिपेंड करती तो ये दो वेक्टर माने जाते और इनका रिजल्टेंट के लिए आप मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला लगाते। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते थे, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस टू I1 I2 कॉस थीटा। तो ये थीटा पर डिपेंड करता, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्टेंट जो आएगा वो होगा I1 प्लस I2, डायरेक्ट ही ऐड हो जाएंगे। चलिए मैथमेटिकली फॉर्म देख लेते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दो प्रॉपर्टी से मिलकर बना है। उन दो प्रॉपर्टी को पहले आप देख लेते हैं। चलिए, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। इनके बिटवीन एंगल क्या है, ये दोनों पैरेलल है, तो इनके बिटवीन जो एंगल होगा बेटा वो होगा 0 डिग्री। इनके बिटवीन एंगल है 0 डिग्री। तो अगर आप इनका रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हो तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, वो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहां पर आ जाएगा 1। ये आप जानते हो अंदर क्या है लिखा हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर रखोगे तो उस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट आपके पास बचेगा a प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, ये a का मैग्नीट्यूड है और b का मैग्नीट्यूड है। ये आपने क्या निकाला था, रिजल्टेंट। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या देता है, आर वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हो तो हम ये मॉड का साइन लगाते हैं। ये दोनों एक ही बात लिखी हुई है, ए प्लस बी का मतलब रिजल्टेंट होता है और अगर यहाँ पर मॉड साइन लगाए तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो बेटा जब आपके पास पैरेलल वेक्टर होते हैं यानी उनके बिटवीन एंगल 0 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप उनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बाद में फॉर्मूला मॉडिफाई होके यही बनने वाला है, आपने देखा अभी। क्योंकि कॉस थीटा 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर यही निकल के आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड है 5 और बी का मैग्नीट्यूड है 4 और इनके बिटवीन एंगल है 0 डिग्री, तो 5 प्लस 4 9। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया 9। और ये जो इस तरह से 0 डिग्री पर जो भी आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हो वो मैक्सिमम रिजल्टेंट देता है। कैसा देता है, मैक्सिमम रिजल्टेंट। मैंने मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट के लेक्चर में आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि ये कैसे मैक्सिमम रिजल्टेंट देता है। अगर आपने वो लेक्चर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो बेल आइकन में जाइए, वो आपको लेक्चर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो, तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये मैक्सिमम रिजल्टेंट कैसे देता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आपको पैरेलल वेक्टर गिवन हो यानी कि उनके बिटवीन एंगल 0 डिग्री है, तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले को लगाने की बजाय आपको इसको डायरेक्ट ऐड करना है। जस्ट उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दीजिए, आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर ये 5 है, ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया 9। कैसे हो गया 9, आप ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं। इस वेक्टर को मैं उठा के ले जाऊंगा, मैंने बताया था वेक्टर को आप स्पेस में कहीं भी ले जा सकते हो अगर उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज ना किया जाए। डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नीट्यूड इसका 4 है यानी ये लेंथ है 4, तो इसको मैं उठा के जब इस पे रखूंगा तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बड़ा हो जाएगा, तभी वो 9 आ रहा है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 9 है, तो यानी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी जब दो ऐड होंगे। तो डायरेक्ट इस तरह से ऐड हो जाते हैं वेक्टर्स।
चलिए आगे देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर 0 डिग्री एंगल नहीं है, कोई और एंगल है, यानी 0 से लेके 180 डिग्री तक कोई भी एंगल हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी भी एंगल पर लाई करें, बस 0 डिग्री को छोड़ के 0 से लेके 180 तक, तो फिगर आपके पास इस तरह से आप ड्रॉ करते हो, आप जानते हो इसे ट्राइंगल लॉ कहते हैं। ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट आता है इस तरह से आर वेक्टर। मैंने आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट बताया था कि मैक्सिमम रिजल्टेंट इतना देगा 0 डिग्री पर इसके अलावा कोई भी एंगल हो, रिजल्टेंट जो है इससे कम ही आएगा। रिजल्टेंट जो है, यानी ये है रिजल्टेंट अपना ए प्लस बी वेक्टर आर वेक्टर है, ये रिजल्टेंट जो है इससे तो कम ही आने वाला है, मैक्सिमम से कम ही आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट देता है आर वेक्टर। इसकी वैल्यू हमेशा कम आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। कैसे कम आएगी, मैंने आपको यहां बताया, ये मैक्सिमम देगा। और थीटा अगर 0 डिग्री छोड़ के कोई और एंगल होता है, तो जो भी रिजल्टेंट आएगा ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। रिजल्टेंट की वैल्यू जो होगी वो इस मैक्सिमम से कम होने वाली है। कैसे, ज्योमेट्रिकली भी आप समझ सकते हो। अगर 0 डिग्री होगा तो ट्राइंगल तो फॉर्म होने वाला नहीं है, तो फिगर यही रहने वाला है, फिगर ये नहीं बनने वाला। पर अगर 0 डिग्री छोड़ के कोई भी और एंगल हुआ तो आप ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हो। जब आप लगाओगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, तो आप जानते हो ज्योमेट्री में कि दो साइड का सम ए और बी, दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो दो साइड का सम ए और बी, दो साइड का सम तीसरी साइड जो रिजल्टेंट है ये आर, तीसरी साइड उससे बड़ा रहने वाला है। ये बड़ा है, रिजल्टेंट से बड़ा है। दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होगा। तो ज्योमेट्रिकली भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है, समझ में आती है। और इसको मैथमेटिकली भी मैं वेक्टर मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर मैंने आपको ज्योमेट्रिकली भी ये बात समझा दी कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ पर मैंने आपको ज्योमेट्रिकली और मैथमेटिकली दोनों तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि ये वैल्यू इक्वल टू कैसे आई, और यहाँ पर ये साइन किस तरह से आ रहा है। हमेशा ये चीज बड़ी होगी इससे, यानी मैक्सिमम रिजल्टेंट से तो जो भी आएगा वो छोटा आएगा अगर थीटा 0 डिग्री नहीं है। थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री छोड़ के कुछ भी और एंगल हो तो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होने वाली है। अब इन दो प्रॉपर्टी को अगर हम कंबाइंड करें, इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इन दो प्रॉपर्टी को कंबाइंड करके ये जो लिखा है इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये है मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, यानी कि डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इस मैथमेटिकल फॉर्म को फॉलो करना चाहिए। तब आप उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलोगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। सिर्फ आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देख के ये नहीं बोलोगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिक्स में जो भी आप पढ़ने वाले हो वहां आपको बता दिया जाएगा, इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं। जेई के स्टूडेंट के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये होता क्या है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बार बार आपको पढ़ाया जाता है, पर मैथमेटिकली फॉर्म कोई नहीं समझाता कि इसको क्यों क्यों ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती कुछ फिजिकल क्वांटिटी, और होता क्या है, आखिर चेक कैसे करें। तो ये वो तरीका है चेक करने का, मैथमेटिकल तरीका, जिससे आप फाइंड कर सकते हो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको इस जस्ट फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये प्रॉपर्टी यूज होगी, जो अपकमिंग चैप्टर है उनमें इस प्रॉपर्टी का यूज है। और मैक्सिमम रिजल्टेंट वाला आपको याद ही रखना है कि इक्वल टू साइन कब आता है, जब ये मैक्सिमम रिजल्टेंट देगा, और वो कब देगा, जब पैरेलल होंगे वेक्टर। चलिए
एक मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक ऑर्डर जब भी फॉलो होता है तो रिजल्टेंट जो होता है वो 0 आता है। जब भी वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो रिजल्टेंट 0 आता है। कैसे आता है, चलिए वो समझ लेते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास है कि साइक्लिक ऑर्डर जब फॉलो होगा तो रिजल्टेंट 0 आएगा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये आपके पास है सी वेक्टर। ये आपके पास 3 वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अगर आप इसको ऐड करते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। चलिए पहले हम ट्राइंगल लॉ को एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। ट्राइंगल लॉ को मैंने आपको पढ़ाया था कि ये किस तरह से लिखते हैं, कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी, ये कैसे लिखते हैं। तो आपको दूसरा सिंपल वे बताता हूं जल्दी करने के लिए। जो पहले वेक्टर लिखा हो, आप जानते हो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो ओरिएंटेशन होता है वो हेड टू टेल होता है। जब हेड, इसका हेड इसका टेल मीट किया तो इसको बोला ट्राइंगल लॉ। तो पहला जो वेक्टर है उसका आप हेड लोगे, दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, यानी ए से बी की तरफ। तो ए पर होगी टेल, बी पर होगा हेड। इस तरह से आप किसी भी ज्योमेट्री, मतलब जो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है उसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म बना सकते हो किसी भी वेक्टर का। चलिए आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको ड्रॉ करना है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये अपना रेफरेंस है। तो ए वेक्टर तो ये हो गया, बी वेक्टर ये है, अपने को लेना है माइनस बी वेक्टर। तो डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट, अपोजिट हो जाएगी। पर इसका हेड होना चाहिए और बी का होना चाहिए टेल। तो बी यहां ना लेके आपको लेना है यहां। अगर आप बी यहां से स्टार्ट करोगे तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में टेल टू टेल या हेड टू हेड सेम ओरिएंटेशन रहता था, पर ट्राइंगल लॉ में सेम ओरिएंटेशन नहीं रहता। तो यहां पर आपको हेड से टेल को मीट कराना। तो पहले का हेड रहेगा और दूसरे का टेल उसके हेड से आपको अटैच करना है, दूसरे का टेल। तो ये आ गया बी वेक्टर। रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी, मैंने आपको बताया ए से बी की तरफ, यानी ए पर रहेगा इसका टेल रिजल्टेंट का, बी पर रहेगा इसका हेड। तो ये है रिजल्टेंट, इस तरह से लिखते हैं। एक तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसकी नेमिंग करके आप लिख सकते हो रिजल्टेंट। और दूसरा तरीका ये है ए से बी, जहां से स्टार्ट हुआ जहां पर एंड हुआ। यहां पर भी सेम प्रोसेस है, ए से स्टार्ट हुआ है सी पर एंड हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो रिजल्टेंट कहां से कहां आएगा, ए से स्टार्ट होगा रिजल्टेंट और जहां पर एंड हुआ वहां जाएगा। ये आ गया आपका रिजल्टेंट। तो इस तरह से रिजल्टेंट आ गया। अच्छा रिजल्टेंट होता क्या है, आखिर बताता क्या है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ये बताता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये 3 वेक्टर मिलके जो एक फोर्स या जो भी, मतलब जो भी इफेक्ट डालने वाले हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, वो ये एक सिंगल वेक्टर उतना इफेक्ट डालेगा। इसी को इसको बोला जाता है रिजल्टेंट। यानी ये 3 से मिलके जो रिजल्ट बना वो एक सिंगल वेक्टर से आप डिनोट कर सकते हो। इसी को बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। अगर इस वेक्टर को आप रहने दो और इन तीनों को रिमूव कर दो तो बात एक ही है। इन तीनों की वजह से ये सिंगल वेक्टर उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स नहीं, उतना ही इफेक्ट अप्लाई कर रहा है। अगर ये फोर्स के वेक्टर होते तो ये फोर्स अप्लाई करता। तो ये 3 वेक्टर मिलके जो इफेक्ट अप्लाई करेंगे वो एक सिंगल वेक्टर कर रहा है, उसी को बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया इस तरह से। अब मैं इस फिगर को वापस से ड्रॉ करता हूं। यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिया था और रिजल्टेंट निकाला, तो रिजल्टेंट इस तरह से फाइंड हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट वाले जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहां भी ये चीज आएगी कि डिस्प्लेसमेंट राम चला नॉर्थ में, फिर ईस्ट में, फिर नॉर्थ ऑफ ईस्ट में कहीं चला है, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में ये डिस्प्लेसमेंट में आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो मैंने यहां पर बनाया एक और वेक्टर डी, और आपने देखा ये देखो एक साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करता है, ये साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करता है। तो इसका रिजल्टेंट होगा 0। कैसे 0 होगा, आप जानते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये मिलके एक रिजल्टेंट वेक्टर बना रहे थे जिसकी डायरेक्शन थी ये डायरेक्शन थी। और उतने ही मैग्नीट्यूड का एक और वेक्टर आपने बना दिया
जिसकी डायरेक्शन है जस्ट अपोजिट। सेम मैग्नीट्यूड कैसे बोला, आप जानते हो इस लेंथ जो है वेक्टर की वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। मैंने इस वेक्टर की लेंथ उतना ही है जितना कि इनके रिजल्टेंट की लेंथ आती। तो इसका मतलब इसका और इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट आएगा 0। अब इन तीन को भूल जाइए, इन तीन की वजह से सिंगल वेक्टर बना R बना, और सेम अपोजिट डायरेक्शन में बना D, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 0। इसीलिए साइक्लिक ऑर्डर जब भी कोई फिगर फॉलो करता है तो रिजल्टेंट आता है 0। पर सर ये तो R इधर लग रहा है और D इसके ऊपर लग रहा है। D बेटा मैंने आपको बताया था वेक्टर को आप स्पेस में कहीं भी शिफ्ट करा सकते हो अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना करो। तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, लेंथ को उतना ही रखा, डायरेक्शन को भी वही रखा, और सेम मैग्नीट्यूड होने की वजह से इनका रिजल्टेंट 0 आया। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ये एक ब्लॉक है, इधर एक फोर्स लगा, उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो आप जानते हो ये बॉक्स जो है डिस्प्लेस नहीं होने वाला, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इसी वजह से बोला जाता है कि साइक्लिक ऑर्डर में रिजल्टेंट आता है 0। क्यों आता है 0 वो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि अगर आपसे पूछा गया कि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो कितने वेक्टर चाहिए रिजल्टेंट 0 लाने के लिए, यानी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर रिक्वायर्ड टू रिजल्टेंट 0 इफ मैग्नीट्यूड इज सेम। अगर मैग्नीट्यूड सेम कर दूं मैं तो कितने वेक्टर चाहिए, 2 वेक्टर चाहिए। अभी आपने एग्जांपल देखा कि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, ये भी F ये भी F, अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट 0 आ सकता है। कब? जब इनके बिटवीन एंगल हो 180 डिग्री यानी पाई। जब एंगल 180 डिग्री होगा, मैग्नीट्यूड सेम होंगे, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 0। तो यही एक लौती कंडीशन है कि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और रिजल्टेंट 0 आ जाए। कब आ सकता है? सिर्फ एक कंडीशन में आ सकता है कि उनके बिटवीन एंगल 180 डिग्री हो। अगर मैग्नीट्यूड सेम ना हो तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर कितने रिक्वायरमेंट होगी रिजल्टेंट 0 लाने के लिए। अगर मैग्नीट्यूड सेम ना हो तो कितने वेक्टर चाहिए आपको रिजल्टेंट 0 लाने के? 3 वेक्टर। अभी मैंने आपको बताया कम से कम 3 वेक्टर चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसा फिगर बनाना है जो क्लोज्ड हो, साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करता हो। ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, ये C वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो रिजल्टेंट हो गया 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इक्विलिब्रियम वाले लेक्चर में मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी, वहां पर भी ट्राइंगल लॉ से ये एक्सप्लेन किया था कि रिजल्टेंट कैसे 0 आता है। अभी भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसका रिजल्टेंट कैसे 0 आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनका बाद में अपकमिंग चैप्टर्स में आपको यूज देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। जब आप वर्क पावर एनर्जी चैप्टर स्टार्ट करोगे तो उसकी स्टार्टिंग होती है डॉट प्रोडक्ट से, क्योंकि वहां हम पढ़ते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, वो फॉर्मूला ही उसी से स्टार्ट होगा वर्क का। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे डॉट प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच टू द लिसनिंग। मिलते हैं।